Bismillahirrahmanirrahim. Well, dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are fine. Well, let us start our today's lecture. Our today's assignment includes some idioms from unique notes, as well as we will continue our chapter number 12 from your textbook. तो लेट अस स्टार्ट आवर इडियम्स। आपके बेटे आज के लेसन में आज की जो असाइनमेंट है उसमें इडियम शामिल होंगे। इडियम्स यानी अब ग्रामर जो है वो साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली हम टेक्स्ट के साथ साथ जैसे जैसे वक्त मैसर होगा इसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। आपने बी लेटर तक जो है इडियम्स मुकम्मल कर लिए हैं। आज मैंने यहाँ लिखा है इडियम्स लेटर सी और 1 to 10 इडियम्स करना है हमें नोट्स में से। तो नंबर 1 पे देखिएगा अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट होता है अ डिसाइसिव वोट, डिसाइसिव या फिर डिसाइडिंग वोट, फैसला कुन वोट को कहा जाता है जो कि जिस पे वोटिंग जो है वो फाइनल होती है। द कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ आवर कैंडिडेट। यानी चेयरमैन का जो फैसला कुन वोट था वो हमारे कैंडिडेट की कामयाबी में बड़ा मुआवन साबित हुआ। ठीक है जी। नंबर 2 अ कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ क्या होता है? अ लाइफ बेस्ड ऑन क्वर्ल्स, अ लाइफ बेस्ड ऑन क्वर्ल्स, QUARRELS। क्वर्ल्स क्या होते हैं? झगड़े, यानी झगड़े पे मबनी ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जिसमें बस लड़ाई झगड़ा ही नज़र आता हो। आर नेबर्स आर लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ, कि हमारे हमसाए जो हैं वो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं, झगड़ालू ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 3 अ कैट्स पॉ। कैट्स पॉ का मतलब क्या? बिल्ली का पंजा? नहीं। कैट्स पॉ मीन एन एजेंट, आलाकार, किसी का आलाकार, किसी का मातहत। फाइंड द रियल कल्प्रिट। कल्प्रिट क्या होगा? ऑफेंडर, मुजरिम, क्रिमिनल। द मैन यू हैव कॉट इज़ मियरली अ कैट्स पॉ, मियरली ओनली, कि जो सही मुजरिम है उसको पकड़ा जाए, और जिस आदमी को आपने पकड़ रखा है वो क्या है? इज़ मियरली अ कैट्स पॉ, वो सिर्फ एक एजेंट है, मातहत है, आलाकार है। नंबर 4 अ क्राई इन द विल्डरनेस। अ क्राई इन द विल्डरनेस का मतलब अ यूजलेस एफर्ट, अ यूजलेस एफर्ट, बेकार की कोशिश को क्राई इन द विल्डरनेस कहा जाएगा। बेकार की आवाज़, यानी ऐसी बात जो कि दूसरे तस्लीम ना करें, आपकी ऐसी आवाज़, ऐसी बात जो दूसरे तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो। हिज स्पीच फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स अंडर अ डिस्पोटिक रूल वॉज अ क्राई इन द विल्डरनेस। डिस्पोटिक मीन्स क्रूअल, डिक्टेटोरियल एंड आमिराना कहा जाता है, एंड ऑल्सो मीन्स टायरेनिकल, आमिराना हुकूमत कहा जाता है। कि बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए वो जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, स्पीच कर रहा है, वो क्या है जनाब? वो नकार खाने में तूती की आवाज़, यानी कि बेकार कोशिश है, एक जालिमाना जाबेदाना दौरे हुकूमत में या हुकूमत में रहते हुए ह्यूमन राइट की बात करना, स्पीच करना बेकार की काविश है। कॉल नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। कॉल नेम्स क्या होता है? टू एब्यूज़ क्या मतलब? किसी को गाली देना, बुरा भला कहना, गाली गलोच करना। इट इज़ इमोरल टू कॉल समबॉडी नेम्स, और ये बड़ी गैर अखलाकी बात है टू कॉल अदर्स नेम्स, कि दूसरों को गाली दी जाए। नंबर 6 कैरी वेट। कैरी वेट क्या होगा? टू बी कंसिडर्ड सीरियस एंड इम्पोर्टेंट, टू बी कंसिडर्ड सीरियस एंड इम्पोर्टेंट, वज़न रखना किसी दलील का, अहम होना, सीरियस होना, कोई पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम देखते हैं कि द US प्रेसिडेंट स्टेटमेंट ऑन कश्मीर कैरी वेट, कि US के जो प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, कश्मीर के बारे में उनका जो नुक्ता नज़र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वज़न रखता है। कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड क्या होता है? रंगे हाथों पकड़े जाना, यानी टू बी अरेस्टेड ओपनली, टू बी अरेस्टेड फॉर सम रॉन्ग डूइंग्स, किसी गलत काम के लिए पकड़े जाना। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल क्या होता है? टुगेदर, इट मीन्स टुगेदर, साइड बाय साइड, साथ साथ, साइड बाय साइड।
यानी एक ही जगह साथ साथ होना। चीक बाय जॉल जी। द मास्टर एंड द स्लेव सेट चीक बाय जॉल ऑन द प्रेयर रग, कि जाए नमाज पर जो आका था, मालिक था और ग़ुलाम था, वो साथ साथ बैठ गए। नंबर 9, कोक एंड बुल स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। कोक एंड बुल स्टोरी क्या होगा बेटा? अ स्टोरी दैट इज़ नॉट ऑब्वियसली ट्रू, अ स्टोरी दैट इज़ नॉट ट्रू, एक ऐसी कहानी जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है। अ स्टोरी दैट इज़ अनट्रू, अ स्टोरी दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रुथ, एक ऐसी कहानी जो सच्चाई पे मबनी नहीं है। नो इंटेलिजेंट पर्सन विल बिलीव योर कॉक एंड बुल स्टोरीज, कि कोई ज़हीन शख्स तुम्हारी बेसरूपा बेकार की कहानी पर जो सच्चाई पे मबनी नहीं है यकीन नहीं करेगा। कम टू ब्लोज, कम टू ब्लोज इम्पोर्टेंट इडियम, इट मीन्स टू स्टार्ट फाइटिंग, टू स्टार्ट फाइटिंग यानी मार कुटाई पे उतर आना, लड़ाई पे उतर आना। नंबर 10, आफ्टर अ हॉट आर्ग्यूमेंट दे केम टू ब्लोज विद ईच अदर, गर्मा गर्म बहस के बाद वो एक दूसरे से मार कुटाई पर उतर आए। ठीक है जी, मार कुटाई शुरू हो गई। ये 10 इडियम्स आपने किए हैं, कौन से वाले? सी लेटर के साथ। और हमें टोटल इडियम कितने करना है? 153 इडियम्स करना है फर्स्ट टर्म में, और ये बनेंगे आपके लेटर ई तक। तो हमें थोड़े से मज़ीद इडियम जो है अभी भी मज़ीद लेक्चर्स में कंटिन्यू करना है। तो बेटे ये तो आपका ग्रामर वर्क था, सिर्फ 10 इडियम्स हमने कंप्लीट किए। मैंने लिख दिया कि आपका लेटर सी है और लेटर सी के 1 to 10 इडियम्स होंगे। अब हम करते हैं हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा जो है वो किसकी एडवेंचर है? रॉबर्ट क्रिस्टोफर की। रॉबर्ट क्रिस्टोफर जो है ही ट्राइड टू क्रॉस द सहारा डेजर्ट बाय टेकिंग लिफ्ट ऑन डिफरेंट व्हीकल्स। मुख्तलिफ व्हीकल्स पे लिफ्ट लेने के बाद जो रॉबर्ट क्रिस्टोफर है उसने सहारा नामी बहुत बड़े नॉर्थ अफ्रीका में जो सहारा नामी डेजर्ट है वहाँ सफ़र किया और उसको क्या क्या मुश्किलात दरपेश आई ये हमने पढ़ा फर्स्ट 2 लेक्चर्स में। आज भी नेक्स्ट लेक्चर जो है कंटिन्यूड रहेगा क्योंकि ये डिटेल्ड लेसन है, बहुत लेंथी लेसन है, तो लिहाजा अभी इसका सफ़र जो है वो जारी है क्रिस्टोफर का। आपने देखा वो बोसाडा गया, उसके अलावा वो गाडाया गया, एल्गोलिया गया और फिर आपने पढ़ा कि वो नेक्स्ट कहाँ पहुँचा है? टैमारेसिट पहुँच चुका है। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कि वो इंसलहा तक उसका सफ़र जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा। ये सहरा के छोटे छोटे टाउन्स हैं और इसे जाना कहाँ है? ही हैज़ टू रीच टू हिज फाइनल डेस्टिनेशन विच इज़ टिम्बकटू। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, व्हेन he was very mischievous one, and whenever he made mischiefs, his mother used to threaten him to send him to a far off land, means Timbuktu। कि जब वो बच्चा था तो उसकी मदर जो थी फोस्टर मदर उसको थ्रेट किया करती थी कि शरारतें करोगे तो तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी। और टिम्बकटू कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका का सहारा है, सहारा नामी डेजर्ट है, वहाँ एक आखिरी टाउन है, कस्बा है। तो ये वंडरलस्ट थी रॉबर्ट क्रिस्टोफर में, तो लिहाजा उसने ये सारे इलाके जो है सहरा के देखे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 51 से और सेकंड पैराग्राफ आपका है इट वॉज अनबियरेबली, यानी अब वो एक ट्रक जो है क्लमजी लुकिंग ऑयल ट्रक जो है उसमें सवार हो गया आगे अपने डेस्टिनेशन के लिए और उसे टैमारेसिट जाना है इंसलहा से। इट वॉज अनबियरेबली क्या होगा? अनबियरेबली, अनटॉलरेबली विच वी कैनॉट बियर, जो कि बर्दाश्त ना किया जा सके। स्टिफलिंग क्या होता है? सफोकेशन। स्टिफलिंग मीन सफोकेशन, घुटन। अनबियरेबल, अनटॉलरेबल इन द ड्राइवर्स कैबिन। तो ट्रक का जो ड्राइवर का कैबिन था वहाँ बहुत नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी थी। क्रिस्टोफर वॉज कम्प्लीटली ओवरकेम एट वन पॉइंट एंड व्हेन मिड डे स्टॉप वॉज मेड एट अ लिटिल मड बिल्डिंग आउटपोस्ट। आउटपोस्ट मैंने आपको बताया था, पहले भी आपने पढ़ा, मिलिट्री चेक पोस्ट कहा जाएगा। ही स्टैगर्ड क्या होता है? टू मूव अनस्टेडली, टू मूव अनस्टेडली, लड़खड़ाते हुए जाना। किसका मीनिंग है? स्टैगर्ड का, कि यानी ट्रक जो था उसमें ड्राइवर केबिन में बहुत शदीद गर्मी थी और क्रिस्टोफर जो है एक मौके पर बिल्कुल ही निढाल बदहाल होने के, बेहोश होने के, ओवरकेम हियर मीन वाज अबाउट टू फेंट, बेहोश होने के करीब था। और जब मिड डे दोपहर को स्टॉप किया गया तो कहाँ स्टॉप था जी? अ लिटिल मड बिल्डिंग आउटपोस्ट।
तो एक मिलिट्री चौकी थी, मिलिट्री पोस्ट थी और वो मड मेड थी, मट्टी की बनी हुई थी। ही स्टैगर्ड इनसाइड, और वो उस मट्टी के झोंपड़े में, पोस्ट में, उस चेक पोस्ट में, मिलिट्री पोस्ट में कमरे में कैसे दाखिल हुआ? लड़खड़ाते हुए। स्टैगर्ड मीन टू मूव अनस्टेडीली, टू मूव विद अनस्टेडी पेस, के लड़खड़ाते हुए जाना। टू द एस्टॉनिशमेंट ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर कोटेड देयर, एस्टॉनिशमेंट क्या होता है? अमेजमेंट, अमेजमेंट, या फिर हम इसको कहते हैं बिविल्डरमेंट, बिविल्डरमेंट, इसका मतलब क्या होगा? हैरानगी, हैरतज़दगी। और यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आपका है क्वार्टर्ड। क्वार्टर्ड मीन स्टेड, स्टेशनड, ठहरा हुआ। तो जब वो मड मिलिट्री पोस्ट में दाखिल हुआ है लड़खड़ाते हुए क्रिस्टोफर, तो वहाँ मौजूद जो फ्रेंच ऑफिसर था, जो वहाँ क्वार्टर था, स्टेशन था, जिसकी वहाँ पर ड्यूटी थी, वो देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये किस हालत में आ रहा है। एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर टू बी इल, क्योंकि क्रिस्टोफर वहाँ पर जाते ही, अंदर जाते ही, इस मट्टी, वो जो मड हट थी, वहाँ जाते ही ज़मीन पर लेट गया जैसे कि बीमार हो। फॉर्चुनेटली क्या होगा? लकीली ही हैड रिकवर्ड बाय द इवनिंग एंड वॉज एबल टू कंटिन्यू द ट्रक जर्नी। शाम तक उसकी सेहत बहाल हो गई और वो ट्रक का जर्नी सफ़र करने के काबिल हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, टैमरेसेट वॉज रीच्ड एट लास्ट। टैमरेसेट क्या है? इन सलाह के बाद नेक्स्ट टाउन, बिलाखिर ये लोग वहाँ पर पहुँच गए। एंड हियर क्रिस्टोफर मेड वन ऑफ इट्स मोस्ट वैल्यूएबल। वैल्यूएबल क्या होता है बेटे? वैल्यूएबल होता है यूज़फुल, बड़े मुफीद, कारआमद, कॉन्टेक्ट्स। और यहाँ टैमरेसेट में पहुँच गए क्रिस्टोफर ने अपने बड़े कारआमद रवाबित जो है वो बनाए। किससे रब्ता हुआ उसका? दिस वॉज प्रोफेसर क्लॉड बिलंगरनन, आ रिमार्केबल। रिमार्केबल क्या होता है? स्प्लेंडेड, मार्वलस फ्रेंचमैन हु हैज़ डिवोटेड हिमसेल्फ टू हेल्पिंग द टॉरिश पीपल। टैमरेसेट में कबीला आबाद था, वो टॉरिश कबीला कहलाता था, उनको टॉरिश पीपल कहा जाता था। और यहाँ पर क्लॉड बिलंगरनन एक फ्रेंच प्रोफेसर था जिसने अपनी सारी ज़िंदगी डिवोट कर रखी थी उस कबीले के लोगों के लिए। ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग दैम दैट एजुकेशन वुड बी यूज़फुल टू देम। और वो प्रोफेसर साहब जो हैं उस कबीले के लोगों को ये कायल करने में कामयाब हो गए थे कि तालीम हासिल करना उनके लिए कितना ज़रूरी है कबायली लोगों के लिए। देन मोस्ट वाइसली, फिर बड़े ही अक्लमंदाना अंदाज में प्रोफेसर ने क्या किया? ही एडेप्टेड हिमसेल्फ टू देयर हैबिट्स एंड कस्टम्स। एडेप्टेड क्या होगा? एडजस्टेड, एडजस्टेड के मोल्डेड के मुताबिक बना लेना। क्या क्या प्रोफेसर ने कि उनकी वहाँ के लोगों की आदत और रवायात के मुताबिक अपने आप को ढाल लिया। सो दैट ही कुड हेल्प देम टू गेट द मोस्ट फ्रॉम देयर ओन नेचुरल वे ऑफ लाइफ, ताकि लोग अपने तर्ज ज़िंदगी के अंदर रहते हुए सीख सकें। लोगों को उसने मोल्ड नहीं किया, अपने आप को मोल्ड किया वहाँ के रवायात के मुताबिक, ताकि वहाँ के लोग जो हैं अपनी ही तर्ज ज़िंदगी और रवायात में रहते हुए तालीम हासिल कर सकें। रादर देन परसुएड। परसुएड क्या होता है? कंपेल। और कंपेल क्या होगा? कंपेल, COMPEL, मजबूर करना किसी को। Persuade them to adopt Western habits unsuited to their land and traditions. Unsuited क्या होगा? Improper. इम्प्रॉपर, नामुनासिब होना, बजाय इसके कि वह लोगों को मजबूर करता प्रोफेसर साहब कि मगरबी आदात और रवायात को अपनाया जाए जो कि उस इलाके के लोगों की रवायात से क्लैश में थी, मुतज़ाद थी। ठीक है, तो उसने बड़े ही वाइसली, बड़े ही उम्दा तरीके से अपने आप को वहाँ के लोगों की रवायात और वहाँ की आदात के मुताबिक ढाल लिया, बजाय इसके कि वो लोगों को मजबूर करता कि वो मगरबी आदात अपनाएं और जो कि उनके अपने तर्ज़ ज़िंदगी से बिल्कुल इम्प्रॉपर थी, नामुनासिब सी थी, मुतज़ाद थी, मुख्तलिफ थी। ठीक है जी। तो विद होम क्रिस्टोफर मेड very valuable contact। वो कौन शख्स था? He was a French professor named Claude Billingern। ठीक है। And what was the aim of professor? He was aiming at educating the people of Torridge tribe in Tamareset। ठीक है। Billingern acted as Christopher's guide, host and friend while he was in Tamareset। तो लिहाजा जब क्रिस्टोफर टैमरेसेट के टाउन में मौजूद था तो जो क्लॉड बिलंगरन है उसने क्रिस्टोफर के गाइड के तौर पर, रहनुमा के तौर पर, मेज़बान के तौर पर और फ्रेंड के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। विद हिज असिस्टेंस। असिस्टेंस क्या होता है बेटे? हेल्प। HELP, हेल्प। क्रिस्टोफर वॉज एबल टू स्पेंड अ वीक इन द एनकैम्पमेंट।
एनकैम्पमेंट किसे कहते हैं? कैंप को, खैमे को, CAMP ऑफ द तौरिश इमैनुकल। इमैनुकल किसे कहते हैं? इमैनुकल मीन किंग, KING, बादशाह। तो जनाब प्रोफेसर की मदद से क्रिस्टोफर इस काबिल हो गया कि जी जो उस कबीले का जो बादशाह था, जो सरबराह था, उसके खैमे में शाहाना तौर पर रह सके। एन एक्सपीरियंस विच ही फाउंड फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग क्या होते हैं? फैसिनेटिंग मीन कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग, दिलफरेब, एनचेंटिंग, एनचेंटिंग। ठीक है जी, ये ऐसा एक्सपीरियंस था कि किसी सरबराह के खैमे में रहना, तौरिश कबीले के, ये बड़ा उम्दा एक्सपीरियंस रहा किसका? क्रिस्टोफर का। जी बेटा, द तौरिश दो देयर लाइफ इज़ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव मीन ओल्ड, एंशिएंट, कदीम। तो तौरिश के लोग कैसे हैं? उनका तर्ज ज़िंदगी बहुत कदीम रवायात का हामिल है। आर अ पीपल ऑफ ग्रेट डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है? ग्रेस, वकार, एक्सट्रीम ऑनेस्टी, हाई इंटेलिजेंस एंड विद क्वाइट एन एंशेंट हिस्ट्री। तो वहाँ के लोग क्या है कि उन्हें बड़ा वकार और उनकी ईमानदाराना जज्बात और जहानत उन लोगों में पाई जाती है, और उनकी जो हिस्ट्री है क्वाइट एंशेंट हिस्ट्री, कि बड़ी एंशेंट हिस्ट्री के, बड़े ही कदीम हिस्ट्री के, तारीख के वो लोग मालिक थे। ठीक है जी। इन प्रिपरेशन फॉर दिस विजिट क्रिस्टोफर लर्नड हाउ टू राइड अ कैमल। और वहाँ रहते हुए टैमरेसेट में व्हाट डिड ही लर्न? ही लर्न हाउ टू राइड अ कैमल, के कैमल की सवारी किस तरह से की जाए। और ये बहुत, इट वॉज रियली वेरी नेसेसरी बिकॉज ही हैड टू कंटिन्यू हिज फर्दर जर्नी ऑन कैमल्स बैक। अ टास्क विच ही फाउंड मोर डिफिकल्ट दैन इट लुक्स। और ये काम जितना आसान नज़र आता था उतना था नहीं, बल्कि बहुत मुश्किल था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट लेसन ही वॉज थ्रोन ओवर द एनिमल्स हेड 3 times एंड वंस ओवर इट्स रियर। रियर क्या होता है? REAR, बैक, BACK। तो पहले जब पहला लेसन उसको ये राइडिंग का, कैमल राइडिंग का दिया गया, तो क्या हुआ कि 3 दफ़ा एनिमल ने, ऊँट ने सर की जानिब से उसको नीचे गिराया क्रिस्टोफर को, और एक बार रियर, बैक साइड से, पीछे से किसको गिराया? क्रिस्टोफर को। इट वॉज ऑन दिस फॉर्मिडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर्मिडेबल क्या होता है? फ्राइटनिंग। फॉर्मिडेबल मीन फ्राइटनिंग, खौफजदा करने वाली, फ्राइटनिंग, हॉरिफाइंग, हॉरिफाइंग, खौफजदा करने वाली। एंड इट वॉज दिस फॉर्मिडेबल, जी इसको देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। इट वॉज ऑन दिस फॉर्मिडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ही वॉज टू कंटिन्यू हिज सहारा जर्नी बिकॉज देयर वर नो मोर ट्रक्स। अगला, द रेस्ट ऑफ द जर्नी ही हैड टू कवर ऑन द बैक ऑफ कैमल। अगला सफ़र उसे कैमल बैक पे, ऊँट की पुश्त पे करना था, क्योंकि आगे ट्रक नहीं थे। ब्लैंकरडन अरेंज्ड फॉर वन ऑफ हिज मोस्ट एजुकेटेड पीपल्स क्या होगा? स्टूडेंट्स, अ यंग थॉरिश नोबल नेम्ड बूबकर, टू एक्ट एज गाइड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द 1280 किलोमीटर जर्नी फ्रॉम टैमरेसेट टू टिम्बक्टू। अब क्रिस्टोफर के लिए प्रोफेसर ने क्या इंतज़ाम किया? अपने एक बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट जिसका नाम बूबकर था, उसको कहा कि वो गाइड के तौर पर कुछ दिन के लिए आगे सफ़र पर निकलेगा। किसके साथ? क्रिस्टोफर के साथ। और जर्नी क्या था? 1280 किलोमीटर जर्नी फ्रॉम टैमरेसेट टू टिम्बक्टू। टैमरेसेट से टिम्बक्टू तक जाने का जितना सफ़र बनता था, उसमें से इब्तदाई कुछ दिन जो है ये गाइड किसके साथ रहेगा? क्रिस्टोफर के साथ। और ये बड़ी हेल्प थी क्रिस्टोफर की। द स्टार्ट वॉज मेड एट डॉन। डॉन क्या होता है? DAWN, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे इस सफ़र का आगाज़ हो गया। बूबकर एंड क्रिस्टोफर ईच ऑन अ कैमल विद द थर्ड कैरिंग क्रिस्टोफर सप्लाइज। सप्लाइज क्या होगा? बिलोंगिंग्स, सामान। तो जनाब एक एक ऊँट पर बूबकर और क्रिस्टोफर सवार थे, और तीसरे पर क्रिस्टोफर का सामान था। इट वुड probably perhaps be 2 or 3 weeks before the next village was reached। तो अगले गांव तक पहुंचने में कितना टाइम लगना था? 2 to 3 weeks, 2 से 3 हफ्ते। सो इट वॉज essential for him to take enough food and drink to last that time। लिहाजा बहुत ज़रूरी था क्रिस्टोफर के लिए कि इतना खाना और पानी अपने साथ रखे कि उस वक्त तक चल सके, 2-3 हफ्ते तक। आउट इन द बर्निंग डेजर्ट देयर आर नो विलेजेस टू टर्न to if food runs short, shortage of food। क्योंकि अगर पानी या खाना कम पड़ जाता, ख़त्म हो जाता, तो रास्ते में कोई ऐसा गांव ना था जिससे रुजू किया जा सकता। तो इट वाज रियली अ वेरी टफ जर्नी फ्रॉम टैमरेसेट टू टिम्बक्टू।
जी नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेंजरस स्टेज ऑफ द जर्नी नाउ हैड टू बी एंड्योर्ड। एंड्योर्ड क्या होगा? बॉर्न, BORNE, बर्दाश्त किया जाना, BORNE, बॉर्न। अब सफ़र का सबसे मुश्किल तरीन मरहला बर्दाश्त किया जाना था। It began when Christopher was handed over by the leader of a big कारवां। कारवां क्या होता है? कारवां इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? काफ़िला। तो एक छोटे काफ़िले से, ही वॉज हैंडेड ओवर बाय द लीडर ऑफ अ बिग कारवां, बड़े काफ़िले से एक छोटे गिरोह के हवाले किया गया, हु वर विलिंग टू गो टू किडाल। किडाल जाने के लिए ये काफ़िला तैयार था, छोटा काफ़िला। और किडाल जो था ये टिम्बकटू से पहले आता है और टैमरसेट के बाद आता है, यानी टैमरसेट और टिम्बकटू के दरमियान एक जगह है, अबाउट 560 किलोमीटर्स फ्रॉम टिम्बकटू। और टिम्बकटू से इसका फासला कितना था किडाल का? तकरीबन 560 किलोमीटर। The little party to Torres, a slave and Christopher began by setting out. Setting out क्या होता है? Starting. Starting होगा रवाना होना, to find a well which was on their route in order to replenish their water bag. Replenish क्या होता है? To refill. Refill करना, भरना। तो सबसे पहले ये काफ़िला, छोटा सा काफ़िला जिसमें छोटी सी जो पार्टी थी, 2 तोरिश कबीले के अफराद थे और एक स्लेव था, एक ग़ुलाम था उनका, एक क्रिस्टोफर था। और इन्होंने सबसे पहले सफ़र का आगाज़ किया कि कुएं की तलाश की जाए। और कुआं जो है कहाँ उनको मिल रहा है? मैप के ऊपर कि किस जगह कुआं मौजूद है, वहाँ पहुँचा जाए, ताकि वहाँ से इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश देयर वाटर बैग्स, ताकि अपने पानी के मशकेज़ों को भरा जा सके। They reached it at last and it was bone dry. वो इस कुएं तक पहुंच गए, but what was the condition? What was the situation? They didn't find any water over there. It was bone dry. ये बिल्कुल खुश्क था कुआं, पानी का कतरा भी नहीं था यहाँ पर। And there was only one tin of food left in Christopher's pack, and the 4 of them shared the beans it contained. अब क्रिस्टोफर के पास कितने बीन्स बचे हैं? खाना कितना बचा है? 1 tin of food है, एक टिन है जिसमें फूड है। और फूड क्या है कि वो बीन्स हैं, कुछ बीन्स उसमें मौजूद हैं, और वो बीन्स जो है इन चारों ने आपस में डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। क्रिस्टोफर जो खाना अपने पास रखे हुए हैं वही वो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। His guides carried no food at all and very little water, क्योंकि उसके जो गाइड थे, उसके साथ जो जाने वाले अफराद थे, उनके पास कोई खाना नहीं था और पानी भी ना होने के बराबर था, बहुत कम था। By the time darkness came, Christopher's water supply was down to 1 liter. और जब शाम की तारीकी छाने लगी तो क्या हुआ? शाम के बाद तारीकी नज़र आती है तो क्रिस्टोफर के वाटर सप्लाई कितनी रह गई है? सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पानी उनके पास अवेलेबल है। At this point 20 large vultures were discovered and they stood watching the travelers with interest. इस दौरान वल्चर्स क्या होता है? वल्चर्स आर बेसिकली लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे। लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे, इसको हम उर्दू में कहते हैं, एक बहुत बड़ा परिंदा होता है और ये जनाब गिद्ध कहा जाता है इसको। ये मुर्दा जानवर, मुर्दा जिसाम खाता है। वल्चर क्या है? अ लार्ज बर्ड ऑफ प्रे, जो प्रे का शिकार करने वाला एक बड़ा सा परिंदा, इसको वल्चर कहते हैं। तो उसी मौके पर जो है जनाब इन्हें क्या 20 के करीब बड़े बड़े गिद्ध जो है ना आसमान पे दिखाई दिए और वो ट्रैवलर्स को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। क्यों? कि ट्रैवलर्स जल्दी से मर जाएं, इनके पास खाना पीना ख़त्म हो चुका है और हम इनको खा जाए। Making up their minds whether they wanted white or dark meat for the meal, they were sure they would soon be eating. उनको यकीन था गिद्धों को कि जल्दी हमें खाना मिलेगा, ये मुसाफिर मर जाएंगे, और वो अपना माइंड मेकअप कर रहे थे कि उन्हें वाइट मीट खाना है या उनको क्या खाना है? डार्क मीट। डार्क मीट जो टॉरिज कबीले के लोग अफ्रीकन से, उनका ब्लैक मीट, और वाइट मीट किसका कहा गया है? अंग्रेज़ों का, यानी क्रिस्टोफर का। तो ये बड़ा मज़ाहिया अंदाज में इन्होंने लिखा है कि वल्चर्स दे वर ऑल्सो मेकिंग देयर माइंड आइदर टू ईट वाइट मीट और डार्क मीट, because they were sure that the travelers are going to die sooner or later. उन्हें पता था ट्रैवलर मर जाएंगे। The vultures were to be disappointed, hopeless. जो गिद्ध थे उनको बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा। The 4 men went to sleep early, a desert custom. Custom क्या होता है? Habit, tradition, रिवायत। When travelers are hungry or thirsty. तो सहरा की रवायत है कि जब मुसाफिर हंगरी और थर्स्टी होते हैं तो वो जनाब जल्दी सो जाते हैं। तो ये चारों आदमी भी जो काफ़िले का हिस्सा हैं जल्दी सो गए।
एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वर स्टिल अलाइव, और अगली सुबह ये ज़िंदा थे। They had just enough water left to make 1 cup of tea each and then set off for the next water hole about 5 hours distant. उनके पास हार्डली इतना पानी बचा था कि 1-1 कप बनाकर चाय पी सकते थे, और अगला पानी का कुआं तकरीबन 5 घंटे की मसाफत पर था। 5 घंटे के बाद अगला कोई वाटर होल जो है वो नज़र आता है। तो वाटर होल क्या होता है? अ सोर्स ऑफ वाटर, अ डिप्रेशन ऑफ होल, मैं लिखती हूँ, अ डिप्रेशन और अ होल दैट कलेक्ट्स वाटर, यानी एक गड्ढा जिसमें पानी मौजूद हो, कुआं भी कहा जा सकता है, डिप्रेशन भी होल को कहा जाता है। तो जनाब अगला जो वाटर होल है, पानी का जो सोर्स है, वो 5 घंटे की मसाफत पर था और पानी ख़त्म हो चुका है। When they reached it just before the hottest part of the day, they found that this too, like the previous hole, was completely dry. तो जब वो दिन के गर्म तरीन हिस्से में उस वाटर होल तक पहुँचे हैं तो क्या देखा कि वो वाटर होल भी ड्राई पड़ा है, पानी है ही नहीं उसमें। द नेक्स्ट वाटर होल वॉज 2 days अवे, और अगला जो वाटर होल था, जो ज़ख़ीरा आब था, जो कुआं था, वो कहाँ था? कुआं नहीं कहा जा सकता, एक होल, एक गड्ढा जिसमें पानी मौजूद हो। तो वो अगला कहाँ है? 2 दिन की मसाफत पर। एंड द ट्रैवलर्स नाउ हैड नीदर फूड नॉर वाटर, और ना तो ट्रैवलर्स के पास पानी है और ना ही खाने की चीज़ें, और 2 दिन के बाद ये चीज़ें कहीं मैसर आने के चांसेस थे। द फ्यूचर लुक्ड ग्रिम। ग्रिम क्या होगा? ग्लूमी। ग्रिम कहती है सैड, डिप्रेस्ड, मायूसकुन, डिप्रेस्ड, ग्लूमी। तो उन्हें अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही डार्क, तारीक दिखाई दिया। देर वॉज जस्ट 1 चांस ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है? एग्जिस्टेंस। अब उनकी बका का, बाकी रहने के सिर्फ एक ही चांस था। 1 of the 6 camels could be killed। उनके पास 6 कैमल्स थे कि उसमें से एक को मार डाला जाए और कैमल के स्टमक में से जो पानी है उसको पीने के लिए हासिल किया जाए और उसके गोश्त को खाने के लिए हासिल किया जाए। द डिसीजन वॉज मेड। फैसला कर लिया गया। क्रिस्टोफर बीइंग आस्क्ड टू पे हिज शेयर ऑफ द कॉस्ट टू विच ही विलिंगली अग्रीड। विलिंगली क्या होता है? रेडिली। रेडिली होता है रजामंदी से, आमादगी जाहिर करना, रजामंद हो जाना। तो क्रिस्टोफर से कहा गया कि अगर इनमें से एक ऊँट जो है, 6 में से एक ऊँट को ज़िबा किया जाता है तो वो अपने हिस्से की कॉस्ट, कीमत अदा करेगा, जो कि उसने विलिंगली येस कहा कि ठीक है, अग्री कर गया, मुत्तफिक हो गया। स्ट्रेंजली इनफ एज सुन एज द कैमल वॉज पिक्ड फॉर द स्लॉटर। स्लॉटर क्या होगा? किलिंग। कि जैसे ही उस ऊँट को स्लॉटरिंग के लिए, किलिंग के लिए, मारने के लिए लाया गया, it seemed to know what was to happen and started screaming at the top of its voice. Scream क्या होता है? Yell, yelling, चिल्लाना, yelling। तो ऐसा लगता था कि ऊँट जो है शायद उसको पता चल गया कि मुझे ज़िबा किया जाना है, तो it started yelling at the top of its voice। इसने अपनी बड़ी ऊंची आवाज़ के साथ चीखना शुरू कर दिया। किसने? क्रिस्टोफर ने? नहीं, कैमल ने। It seemed to know what was to happen and start। ओके, ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। When the victim was killed, और जब इस प्रे को, इस शिकार को मारा गया, द लिक्विड इन इट्स स्टमक वॉज कॉट इन अ वाटर बैग बाय द स्लेव। तो जो उनके साथ गुलाम था उसने एक वाटर बैग के अंदर, वो जो स्टमक के अंदर से लिक्विड था, ऊँट जो है वो अपने अंदर वो जो फूड और वाटर ज़ख़ीरा कर लेते हैं ना अपने हम्प में, और वो फिर कई दिन तक सहरा में पानी और खाने के बगैर रह सकता है। तो वो उस पानी को स्टमक में से निकाल कर, ग्रीनिश सा पानी था, उसको निकाल के बैग में डाला गया। इट वुड बी हार्ड टू थिंक ऑफ अ लेस एपिटाइजिंग ड्रिंक देन द ग्रीनिश फ्लूइड लाइक थिन ब्लंट। कि वो थिन ब्लड, जो पतला खून होता है ना, उस जैसा ये सब्ज़ी माइल जो लिक्विड था, ये बहुत ही लेस एपिटाइजिंग। लेस एपिटाइजिंग मीन बिटर, बिटर, लेस, यहाँ पे कह सकते हैं लेस इनवाइटिंग। ये बड़ा बद जायका सा, एक ग्रीन कलर का, सब्ज़ रंग का सब्ज़ी माइल खून की तरह से थिन, पतला सा लिक्विड था, बड़ा बद जायका सा। जी, प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सोर्स, जो इस ज़रिए से जो हासिल किया गया, पानी जो हासिल किया गया वो ग्रीनिश लिक्विड था। जी बेटा। इवन द तौरिच मेड फेसेस एज दे ड्रैंक इट। यहाँ तक कि तौरिच कबीले के जो लोग थे, जो 2 बंदे थे, उन्होंने भी पीते हुए इस पानी को मुंह बनाया। क्रिस्टोफर कुड नॉट टैकल इट। टैकल क्या होता है? हैंडल, हैंडल समथिंग, टू हैंडल, हैंडल, टैकल। तो क्रिस्टोफर कुड नॉट टैकल इट, पार्च्ड दो ही वॉज। पार्च्ड क्या होता है? डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड,
या फिर हम कह सकते हैं ड्राई फॉर वांट ऑफ वाटर, फॉर वांट ऑफ वाटर, ड्राई फॉर वांट ऑफ वाटर, कि पानी की कमी की वजह से, पानी की शदीद किल्लत की वजह से वो जो पार्च थी, उसकी टंग, क्रिस्टोफर की ज़बान जो थी वो बहुत खुश्क हो चुकी थी जी। Until he had boiled it and even then he had to hold his nose while he drank it. तो उसने क्या किया कि बहुत प्यास से ज़बान शदीद खुश्क हो चुकी हुई थी और उसने जनाब पानी को बॉयल किया और नाक पकड़ के ही होल्ड हिज नोज एंड देन ड्रैंक इट, उसने नाक पकड़ी और ये पानी ग्रीनिश पी गया। Somehow he got it down, किसी ना किस तरह इसको अंदर उतार लिया। Together with the camel's flesh, flesh क्या होता है? मीट, MEAT, गोश्त। The unappetizing, unappetizing क्या होगा? bitter, लेस इनवाइटिंग, बस जायका, लिक्विड कैप देम गोइंग फॉर अनदर 2 days, कि ये जो कैमल का गोश्त था, ऊँट का गोश्त, और ये जो लिक्विड था, ये अगले 2 दिन तक उनको मज़ीद ज़िंदा रख सकता था, उनके सफ़र जारी रखने के काबिल रख सकता था। द रीजन थ्रू विच दे वर पासिंग वॉज नोन एज द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ से सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, राइट अ नोट ऑन द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। तो वो रीजन, वो इलाका जहाँ से इनको गुजरना है, उसका नाम था लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, यानी प्यास और मौत की वादी। एंड द नेम वॉज वेल चूजन, और ये नाम का इंतखाब बड़ा सही किया गया था। इट वॉज एन एरिया नोटोरियस, नोटोरियस क्या होता है? इल फेमस, इल फेमस होता है बदनाम, इल फेमस बदनाम होना। ये इलाका बदनाम था जनाब किस चीज़ के लिए? फॉर सैंडस्टॉर्म एज वेल एज फॉर ड्राइड अप वाटर होल्स, रेत के तूफ़ानों के लिए और खुश्क पानी के गढ़ों कुओं के लिए ये इलाका मशहूर था। क्रिस्टोफर सून एक्सपीरियंस वन ऑफ देम, जल्द ही इसका तजुर्बा क्रिस्टोफर को करना पड़ा। शॉर्टली आफ्टर शॉर्ट टाइम सून आफ्टर द मिड डे स्टॉप ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन दोपहर के वक्त थोड़ा स्टॉप करने के बाद, कयाम करने के बाद, द कैमल्स ऑल इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली क्या होता है? इम्पल्सिवली, दानस्ता तौर पर, नेचुरली, इम्पल्सिवली, IMPULSIVELY, दानस्ता तौर पर, टर्न्ड ऑफ देयर कोर्स, कोर्स क्या होता है? COURSE, रूट, ROUTE, पाथ, PATH, टू द राइट। तो क्या हुआ कि अगले वो कह रहे कि कैमल्स ने क्या किया कि अचानक ही शऊरी तौर पर उन्होंने अपना रास्ता जो है वो राइट डायरेक्शन की तरफ मोड़ लिया। मेकिंग फॉर द नियरेस्ट डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन यहाँ मीन हॉलोनेस, हॉलोनेस यानी करीबी किसी गड्ढे, मिट्टी के गड्ढे की जानिब उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। इन द वेस्ट ऑफ सैंड, ये जो रेत का बेआबा था, इसमें वीराने में किसी करीबी गड्ढे की जानिब वो गड्ढे की तलाश में भागने लगे ऊँट। द रीज़न प्रेजेंटली बिकेम क्लियर टू क्रिस्टोफर एज ही गेज्ड एट द होराइजन, तो जैसे ही आसमान पर निगाह डाली किसने? क्रिस्टोफर ने, तो रीज़न पता चल गई कि उनके ऊँट जो हैं वो क्यों बिदक रहे हैं और क्यों तेज़ी से भागना शुरू कर दिया ऊँटों ने। इसकी रीज़न क्या है वो उसको जल्द ही आसमान पर निगाह डालने से पता चल गई। हिज कंपेनियन, इट वॉज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल क्या होता है बेटे? इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन। ये बात बहुत ही नाकाबिले यकीन थी। द ड्यून्स सीम टू बी ऑन फायर, ड्यून्स क्या होता है? माउंट्स, माउंट्स होता है रेत के टीले, कि रेत के टीले ऐसे थे कि जैसे उन पे आग लग गई हो। द पीक्स वर मेल्टिंग, पीक्स क्या होता है? टॉप ऑफ द माउंटेन्स, टॉप ऑफ द माउंटेन्स, टॉप ऑफ द माउंट्स, कि इन टीलों की जो टॉप थे, जो इनकी चोटियाँ थीं, मेल्टिंग अवे, मेल्टिंग अवे क्या होता है? डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग, मेल्टिंग अवे गायब होना शुरू हो गई, डिज़ोल्विंग, डिज़ोल्विंग। ठीक है जनाब, एक तूफ़ान आ रहा है रेत का, सैंड स्टॉर्म आ रहा है, इसलिए ऊँट बिदक गए हैं। एंड द होल हराइजन वॉज चेंजिंग शेप, पूरा उफक जो है, आसमान जो है, उसकी शेप बदल गई थी। और जनाब वो जो चोटियाँ हैं, वो जो जहाँ जहाँ रेत के टीले थे वहाँ से मिट्टी उड़ के कहीं और टीले बनना शुरू हो चुके थे। ऐसे ही होता है ना सहरा का नक्शा, कि जब तूफ़ान आते हैं तो टीले जहाँ पहले से मौजूद हैं वो उड़ कर कहीं और टीला बनना शुरू हो जाता है और वो जगह जो है वो क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। जी बेटा,
Then as it started to get dark, I heard a sound like wind blowing through the leaves of a tree. और फिर इसके बाद क्या हुआ है, जैसे जैसे तारीकी छाई गई है, तूफ़ान आ रहा है, तो इसके साथ साथ जो है दरख्त के पत्तों की चलने की तरह की आवाज़, जैसे दरख्तों में हवा गुजरती है तो इसी तरह की आवाज़, अ साउंड लाइक विंड ब्लोइंग थ्रू द लीव्स, जिस तरह हवा पत्तों में से गुजरती है वैसे ही सरसराहट की आवाज़ें, हालांकि वहाँ दरख्त नहीं है लेकिन वही सन्नाटेदार और जन्नाटेदार जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. His companions made signs for him to hide himself behind his camel and cover his head. उसके companions ने उसको ये बताया कि वो क्या करे, कि उन्होंने ये बताया कि वो अपने सर को ढांप ले और अपने आप को ऊँट के पीछे छुपा ले. He did so. ये क्या तरीका था, सैंड स्टॉर्म से बचने का तरीका था कि अपने सर को भी ढांप ले, ठीक है, और अपने आप को किसी कैमल की बैक यानी कैमल की पुश्त या पीछे छुपा ले. ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया. बट द फोर्स ऑफ स्टॉर्म व्हेन इट स्ट्रक वाज टू ग्रेट टू बी अवॉइडेड. लेकिन जो तूफ़ान रेत का चला वो इतना शदीद था कि उससे अवॉइड करना मुमकिन ही नहीं था. इवन विद द कैमल्स बॉडी एज अ शील्ड. शील्ड क्या होगा, प्रोटेक्शन. अगरचे कि ऊँट का हिफाजती सहारा जो है वो शील्ड के तौर पर, कैमल्स बॉडी जो है वो शील्ड का, प्रोटेक्शन का काम कर रही थी, तहफ़्फ़ुज़ का काम कर रही थी. आई कुड फील द इम्पैक्ट ऑफ द वॉल ऑफ सैंड दैट केम स्ट्रीमिंग अलॉन्ग द अर्थ. स्ट्रीमिंग क्या होगा, मूविंग. स्ट्रीमिंग मीन मूविंग. और कह रहे हैं क्रिस्टोफर कि मुझे ऐसा लग रहा था कि रेत की एक दीवार है जो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है. The wind found even the smallest opening in my clothes and sand felt like little needles. तो अब क्या है कि जो विंड है, हवा जो है वो मेरी कमीज़ के बारीक से बारीक सुराख से भी धंसती हुई अंदर दाखिल हो रही थी, हवा और रेत के ज़र्रात. और ये कैसे थे, ये इस तरह से प्रिक कर रहे थे, इस तरह से चुभ रही थी ये रेत और हवा के साथ ये ज़र्रात रेत के, जिस तरह से नीडल्स होती हैं, जिस तरह से सुई को कहा जा सकता है, सुइयों को कहा जा सकता है. ठीक है बेटे, तो आपने लेसन आपने पढ़ा जी, आपका पेज नंबर 53 है और इसमें जो पैराग्राफ हम पीछे पढ़ रहे थे वो एंड हो गया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस लेसन को हमने ख़त्म करना है बेटे. तो इट्स the time for your lecture has ended and inshallah see you in the next lecture. Take care beta and stay blessed. Thank you very much. Allah Hafiz.